हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो हम लोग जो है इन्वायरमेंट और जो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ चल रही है पिछले एक साल का, जो हम करंट अफेयर्स देखते हैं इसमें। तो आज ये 9th लेसन होगा। जो भी लर्नर्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीएससी यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इन 9th लेसन को ज़रूर देख लेना। साल भर में बहुत होने वाले इंपॉर्टेंट जो भी डेवलपमेंट्स है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के, उनको हम कवर कर रहे हैं। आज की इस टॉपिक में थीम होने वाली एग्रीकल्चर। मतलब मैं कुछ रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ बताऊंगा जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली है या हो गई हैं, या एग्ज़ाम में इस साल अपने को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली काम आ सकती है। सो इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आराम से चीज़ें ऑब्ज़र्व करना और सीखना, ठीक है। और यदि लेसन समझ में आए तो आप इसको जो है कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर जो है 20% डिस्काउंट इस समय चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस में। यू कैन यूज़ द कोड SGYT लाइव। जो भी लर्नर्स प्लान कर रहे हैं अपकमिंग टाइम में, डेफिनेटली इस ऑफर का यूज़ कर सकते हैं। 20% डिस्काउंट कम ही आपको जनरली जो है ये ऑफर देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यदि आप आइकॉनिक बैच जो है मेरे द्वारा शुरू किया जा रहा है, जहाँ पर 30 अप्रैल के पहले जो भी लर्नर्स एनरोलमेंट ले रहे हैं उनके लिए मंथ में 2 गाइडेंस सेशन भी अवेलेबल रहेंगे फॉर द आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स, जो कि जिनका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 18 मंथ या उससे ज़्यादा होगा। SGYT लाइव इस डिस्काउंट कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और नए बैच रिसेंटली प्रारंभ हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। सर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस नाम सुनते ही हमें ना कई बार पहली बार जब पढ़ोगे तो समस्या आएगी कि ये है क्या, इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशन पार्ट क्या हो सकता है, अचानक समझ में नहीं आएगा। पढ़ने के बाद बहुत आसान चीज़ है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, कुछ तो समझ में आ रहा होगा। राइस मतलब पैडी कल्टीवेशन से। बचपन से यदि कुछ भी हमने देखा है कि पैडी या राइस को कैसे लगाया जाता है, तो हमने देखते हैं कि एक नर्सरी बनाई जाती है। पहले तो नर्सरी मतलब एक जगह सारे जो है पैडी का जितना भी क्रॉप है वो लगा दिया जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, फिर एक फार्म जहाँ लगाना होता है उसको हम तैयार कर लेते हैं, पूरा फ्लडेड कर लेते हैं, पानी से भर लेते हैं। फिर एक एक जो है पौधे को रोपण करते हैं हम लोग, प्लांटेशन कर रहे होते हैं, मतलब ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। सो जो ट्रेडिशनल मेथड पैडी को लगाने के लिए, धान की फसल को लगाने के लिए, चावल की फसल को लगाने के लिए, राइस कल्टीवेशन को करने के लिए जो किया जाता है वो नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेशन मेथड, ठीक है। नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेशन मेथड मतलब आपने एक नर्सरी बनाई और फिर वो पौधों को आपने कहीं और लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल किया जा रहा था, इसमें फ्लडेड पूरे खेत में पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा लगती थी, पूरे खेत को बनाना पड़ता था, क्योंकि इसको दोबारा लगाना और फिर ट्रांसप्लांट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है ना, कि मतलब दोबारा वो जीवित रह जाए पौधा। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई हैं। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस नॉर्थ इंडिया में जनरली हम देख रहे हैं। देखो अब ये सब चीज़ों के लिए चाहिए लेबर, सर काम करने वाले बहुत ज़्यादा लगते हैं इसमें, क्योंकि एक एक पौधे को आपको लगाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि लेबर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो फिर नई चीज़ों का जन्म होता है, मतलब फिर कोई नई टेक्निक आई। सर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस काफ़ी चर्चा में रहा है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का मतलब ये है कि आप कोई भी नर्सरी की प्रिपरेशन मत करिए, ये कुछ भी मत बनाइए। ये जो नर्सरी वाला पैटर्न है कि आपने जो है एक जगह सारा तैयार कर लिया, फिर आप खेतों में लगा रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है आपको डायरेक्टली फील्ड को ड्रिल करके ट्रैक्टर पावर मशीन से डायरेक्ट लगा देना है पैडी। भाई उग तो नर्सरी में रहा था ना, वहीं उगा आएगा वो, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं। थोड़ा सा टाइमिंग पे काम कर लिया जाए तो ये प्रोसेस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही सही चीज़ हो सकती है, क्योंकि इसके बेनिफिट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो हम देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से कैसे अलग है। कन्वेंशनल मेथड में जैसे मैंने बताया कि आप पहले एक नर्सरी तैयार कर रहे होते हैं, वहाँ उगा लेते हैं, फिर उसके बाद में यंग प्लांट्स को जो है आप फिर रीप्लांट करते हैं, निकालने के बाद अप्रूट करके फिर जहाँ पर पेडल फील्ड है, जहाँ पर आपने पूरा फ्लडेड एरिया बनाया हुआ, वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसप्लांटिंग पैडी हो गया। अब हमारा जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस क्या है, उसमें हम लोग जनरली जो सीड्स होते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड्स, उनको डायरेक्टली ड्रिल करके जो है फील्ड में वहीं पर मशीन के द्वारा डाल देते हैं, वहीं लग जाएगा, वहीं सब कुछ हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि इतना फ्लडेड वाला पैटर्न बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर उसमें कम में काम हो जाएगा। दूसरी बात, लेबर का पैटर्न जो है बहुत ही कम हो गया सर। तीसरी बात, एक बात यह है कि यदि लॉजिकली यदि हम लोग देखें तो पहले तो आप ये डायग्राम देख लो। पहले क्या होता था कि भाई एक एक आप पहले तो ये नर्सरी में उगेगा, फिर एक एक जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसको डायरेक्ट आप लगा रहे हैं, लगाने वाली बात थी कि एक बिल्कुल सीरीज़ में पानी में आपने इसको बस डाल दिया है। मतलब ये नहीं किया है कि भैया जो है नो डाउट, मतलब इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसमें हमने डायरेक्ट लगा दिया एक ही जगह पे, यहीं पर उगाया है ये। देखो आप, ऐसा नहीं किया है कि कहीं और उगा था तो यहाँ आके लगा रहे हैं उसको, ये पहले से जहाँ लगाया वहीं लगाना है, दो जगह काम नहीं करने हमें, ठीक है। एडवांटेज इसके क्या है? एडवांटेज में बहुत बेसिक चीज़ है कि सबसे पहली बात तो वाटर सेविंग की बात होगी। वाटर, सर आने वाले समय में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हमें दिखाई दे रहा है,
ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते ट्यूबवेल रेड रेवोल्यूशन था, वो ट्यूबवेल पानी खत्म हुआ है और इसको पानी चाहिए। और यदि ऐसे फ्लडेड पैटर्न पे चलता रहा तो सॉइल की सैलिनिटी का इशू होगा सर, वाटर सेविंग का जो है इशू होगा, तो कि भाई पानी की कमी होने लगी। तो ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें आपको जो है नॉर्मली पूरा फ्लडेड वाला पैटर्न बनाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ट्रांसप्लांटेशन करना है नहीं आपको। शुरू के जो है 2-3 हफ्ते भी रखेंगे तो उसमें काम हो जाता है, लेबर की अवेलेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जो हर्बिसाइड्स हैं उसकी कॉस्ट भी कंपेरेटिवली जो है बहुत कम लगती है, खरपतवार जो आ जाते हैं, क्योंकि इसमें कम होगा। पहले तो क्या पानी भरा रहता है, दूसरी चीज़ें और अनवांटेड हर्ब्स हैं वो भी मिल रही हैं हमें, उसको फिर ख़त्म करो आप। तो ये ओवरऑल हर्बिसाइड का जो मतलब दवाइयों का जो पैसा है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, मीथेन का एमिशन क्या होगा डायरेक्ट सीडिंग मेथड से। अब एग्जाम्पल इमेजिन करिए, एग्जाम में डायरेक्ट लिखा है कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड से मीथेन एमिशन कम होगा। अब इसको हम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं हमें क्या है। तो हमें ये देखना है कि शॉर्टर फ्लडिंग टाइम रहेगा, ज़्यादा पानी भर के रखने की ज़रूरत है नहीं। जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपोजिशन एक्टिविटीज जनरली सब कम रहेंगी थोड़ी सी, मीथेन का जो एमिशन है वो टोटली कम रहेंगे, हर चीज़ कम होती जा रही है, इस बात को ध्यान रखें। तो याद रखना है जो हमारी डायरेक्ट सीडिंग मेथड है इससे मीथेन का एमिशन कंपेरेटिवली हम कम कर रहे हैं, सॉइल का डिस्टर्बेंस कम हो रहा है, ये सब चीज़ें। हाँ, एक चीज़ ये है कि सीड की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। पहले क्या होता था कि 4 से 5 किलो पर एकड़ में काम हो जाता था, क्योंकि आप एक एक करके लगा रहे थे। अब इसमें तो क्या है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, मतलब सीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ये एक बात ही है। अब कल को क्या है कि सीड रिक्वायरमेंट इन डायरेक्ट सीडिंग मेथड वो है कंपेरेटिवली लो रहेगी, ये गलत है, ज़्यादा लगेगा बीज, आप डायरेक्ट लगा रहे हो उसको, ठीक है। दूसरी बात, जो लैंड की लेवलिंग है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें फ्लडिंग में दिक्कत नहीं होती है, डायरेक्ट लगा देते हैं हम लोग, काम हो जाता है। लेकिन लैंड की लेवलिंग करना इसमें ज़रूरी है, ट्रांसप्लांटिंग में एक बार आवश्यकता नहीं थी। तो एक बेसिक आइडिया चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि मॉनसून रेन आने से पहले ये सब चीज़ें प्रोसेस हो जानी चाहिए, नहीं तो उसके बाद तो फिर आप वैसे भी उसमें लगा नहीं पाएंगे, कुछ काम कर नहीं पाएंगे, आपका जो ट्रैक्टर है वो चलने वाला नहीं है उसमें फिर, ठीक है। तो देखो, है बहुत बेसिक, मैंने कहा था ना शुरुआत में, डायरेक्ट सीडिंग मेथड समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी डायरेक्ट बिना पढ़े क्वेश्चन आ जाए कि मीथेन एमिशन पे कैसे होगा, उसके बाद में जो सीड रिक्वायरमेंट है वो क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी कम लगेगी, पता ही नहीं लगता। अब इसमें पता है कि यार सीड ज़्यादा लगेगा, मीथेन कम हो जाएगा, सॉइल का डिस्टर्बेंस जो है, अच्छा इनडायरेक्टली बोले कि ग्लोबल वार्मिंग जो गैसेस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, उसके एमिशन पे काम होगा, कम हो जाएगा, तो हाँ कम हो जाएंगी, ऐसा कनेक्शन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन इज बावधान। ये एक बार मैंने एमसीक्यूज का करा दिया है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि एक बार 2 मिनट के अंदर इसको ऑब्जर्व कर लें। भैया बावधान, ये इसका सीधा संबंध है बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ किए इन्होंने ये जो है पैडी को लगाया है। ध्यान रखना, विदाउट यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। रीजन कहाँ की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र वैली असम में, ठीक है। तो असम में, असम के जो फूड है उसमें एक इंटीग्रल पार्ट अब मान लिया गया है बावधान को। ये आयरन रिच है, कोई इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी वाली बातें मत करना, आयरन रिच वर्ड याद रखना, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं है, ब्रह्मपुत्र में है, असम में, ठीक है। लाल कलर क्यों है, तो एंथोसाइनिन वगैरह जो है, ये एक वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, साइंस टेक कहाँ भी कहीं भी इधर उधर यूज़ हो सकता है। इसको रेड राइस भी कहते हैं क्या, हाँ कहते हैं, बना लो नोट्स, लिख लेना इसको, ठीक है। ये 2 पॉइंट तो कम से कम अच्छे से याद रखना। आपने देखा था कि इंडिया ने जो है ये एक्सपोर्ट भी किया था, तब ये न्यूज़ में भी आया था, तो ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स अब वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी है, सब चीज़ें हैं, लेकिन बात है ना कि जैसे ऑर्गेनिक पैटर्न चालू हो रहा है कि भाई अब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ होंगी, तो इसमें भी यही हो रहा है कि विदाउट एनी यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र ब्रह्मपुत्र वैली असम वाले क्षेत्र में बावधान, ये जो रेड राइस है, एंथोसाइनिन वगैरह के जो कारण हैं, जो लाल रंग है, इस बातों को अपने को जो है अच्छे से याद रखना है, असम का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फोर्टिफाइड राइस। ये भी वही टाइप है टॉपिक, पहली बार पढ़ोगे समझ ही नहीं आएगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। फोर्टिफाइड राइस में जनरली कोई बीमारी बोल दिया तो हम बीमारी के पीछे लग जाएंगे, जब नहीं पता होता ना टॉपिक तो फिर 10 प्रकार के तर्क लग सकते हैं, इसलिए बेसिक आइडिया होना चाहिए। फोर्टिफाइड राइस जो होता है, ध्यान से सुनना, फोर्टिफाइड राइस जो होगा वो आप मान के चलिए कि इसका एक उद्देश्य है, और ये है क्या, इसको भी मैं सब बता दूंगा, क्या इसका बैकग्राउंड था, क्या सब चीज़ें थी। देखो, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जो है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज भी भारत के स्कूल्स में, ठीक है। अब वो फूड यदि न्यूट्रिएंट लेवल पे कम रहेगा यदि, तो इनडायरेक्टली बच्चों पर असर होने वाला है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, कुछ लोग अनीमिया तक पहुंच गए हैं, जी हाँ, आयरन की डेफिशिएंसी, यदि ये सब चीज़ की कमी होती रहेगी तो फिर हम लोग शायद मिड डे मील का सिर्फ मेन उद्देश्य पेट भरना रह जाएगा,
हिडन हंगर को हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हिडन हंगर मतलब जो छुपी हुई भूख है, जो मेल न्यूट्रिशन की जो समस्या है, जो कुपोषण की समस्या, उस पर हम काम नहीं कर पाएंगे। फोर्टिफाइड राइस इसका इलाज माना जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस क्या है तो वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले आपको समझ जाओगे कि भारत में अनीमिया की समस्या, माइक्रो न्यूट्रिएंट की समस्या हमें पता है ये हो रही है, ठीक है। अब इस समस्या को देखते हुए फूड फोर्टिफिकेशन व्यवस्था लागू करने के प्रयास में है। इनफैक्ट अब तो इसका पीडीएस तक अप्लाई करने की बात हो गई। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जो भी फूड कंज्यूम करने वाले हो, उस फूड में आप अलग से विटामिन्स, मिनरल्स ऐड कर रहे हैं। विटामिन्स और मिनरल्स को आप अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो फोर्टिफिकेशन का मीन्स आप एडिशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, एडिशन ऑफ विटामिन्स जो कि आप फूड कंज्यूम करने वाले हैं, कब? उसकी प्रोसेसिंग के दौरान। जब वो प्रोसेस हो रहा होगा उस दौरान ही हम चाह रहे हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दें। सो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया जाए। प्रूवन है, सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी मानी जाती है ताकि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को कम कर पाओ, ठीक है। और जो आपका फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका भी ये कहना है कि आप डेलिबरेटली इंक्रीज कर रहे हैं एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के जो कंटेंट है फूड में, ठीक है। उससे क्या होगा? क्वालिटी ऑफ फूड बढ़ेगी और इसके साथ साथ आप हेल्थ बेनिफिट्स वगैरह इन सबको देखेंगे, जिससे हेल्थ का जो रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम रहेगा। अब फोर्टिफाइड राइस की बात हुई। अब यहाँ पर प्रीलिम्स वाली बात आ गई सर कि क्या ये सब चीज़ें सही हैं? तो हाँ ठीक है, इसमें हम पहले तो अब आपको पॉइंट ही समझ में आएगा कि हम इसमें मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज को कम कर रहे हैं, ठीक है। ये पौधे में नहीं लगाया जा रहा है, ये बाद में प्रोसेसिंग के दौरान इसमें ऐड किया जा रहा है, ठीक है। अब फॉलिक एसिड, विटामिन और ये सब चीज़ों को इसमें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग? कि भाई जिंक के साथ विटामिन ए जोड़ रहे हैं, B1 जोड़ रहे हैं, B2 जोड़ रहे हैं, ठीक है, B6 जोड़ रहे हैं। इसमें कहीं विटामिन सी की बात नहीं की गई है। ये एग्जाम में आ सकता है कि विटामिन सी को भी जोड़ रहे हैं क्या, ये ऐसा कुछ अभी ऐसी बात इसमें नहीं है, ठीक। दूसरी बात, मिल्क फोर्टिफिकेशन, क्या ऐसा पहले हो सका है क्या? या मतलब फोर्टिफाइड राइस पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि नहीं? मिल्क के साथ भी फोर्टिफिकेशन हो चुका है। मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ जो कोलैबोरेशन किया था वर्ल्ड बैंक एंड टाटा ट्रस्ट, 2017 से ये प्रोजेक्ट को जो है देखा जा रहा है, ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस ही ऐसा नहीं है कि फोर्टिफिकेशन सिर्फ राइस में होता है, मिल्क में भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखना, जो भारत में ये मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था। तो फोर्टिफाइड राइस या कोई फूड फोर्टिफिकेशन को पता होना चाहिए कि आप न्यूट्रिएंट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। जो फसाई के नॉर्म्स है वो क्या कहते हैं कि 1 किलो जो फोर्टिफाइड राइस है उसमें आपको आयरन भी मिलेगा, फॉलिक एसिड भी मिलेगा, B12 भी मिलेगा। अब इसके साथ आपको लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट सिंगल और एडिशन कॉम्बिनेशन भी कराना है, तो नो डाउट विटामिन ए, B1, B2, B3, B6, सी, विटामिन सी नहीं है, ध्यान रखना ये, नहीं तो नॉर्मली बी के बाद सी लगा दो। तो ये चीज़ आप एडिशन कर रहे हैं इसमें, ये थोड़ा सा 1-2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बेनिफिट आपको समझ में आ गया भाई कि सेफ मेथड है इंप्रूविंग न्यूट्रिएंट अमंग द पीपल, ठीक है। उसके बाद में जो है लोगों की जो फूड हैबिट्स थी, फूड पैटर्न से उसकी जो समस्याएं थी वो अब ठीक हो सकती हैं। या ग्रीन रेवोल्यूशन में जो मोनोकल्चर अपना लिया था हमने कि एक फसल लगा रहे हैं तो एक ही खा रहे हैं, तो उसमें लोगों का पेट भर रहा था लेकिन एक्चुअल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पहुँच नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो समस्याएँ हैं वो हम देख पा रहे हैं कि कंपेरेटिवली कम हो गई हैं, हो सकती हैं मतलब। दूसरी चीज़, इसके इश्यूज़ लेकिन हैं, मतलब मेंस में या नॉर्मली आपसे डिस्कशन के दौरान वो ज़रूर पूछ सकते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन जो है इसके कोई नुकसान हो सकते हैं क्या। तो ऐसा लगता है कि यदि इसमें आप विटामिन्स को ऐड कर रहे हैं, तो विटामिन्स को ऐड कर रहे हैं मतलब क्या, कभी कभी यदि प्रॉपर ध्यान से नहीं किया गया या प्रॉपर मेजरमेंट नहीं किया गया तो हाइपर विटामिनोसिस जो होता है कि विटामिन जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, फिर तो वो ज़्यादा भी कोई चीज़ अच्छी नहीं है। हाइपर कंडीशन डेवलप होना बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो बहुत ही इसको ऑथेंटिसिटी के साथ जो है देखना पड़ेगा हमें। दूसरी बात ये भी है कि इसको मतलब एकदम से अनीमिया यदि आयरन की डेफिशिएंसी और उससे हो रहा है तो आयरन और अनीमिया को एकदम से आप कनेक्ट भी नहीं कर सकते, और भी चीज़ें हैं जिसके कारण अनीमिया के इश्यूज़ भी डेवलप हो सकते हैं। तो बहुत सारे स्टडीज़ इसमें हैं, एकदम से आप इसको मतलब, तो इसके दोनों पक्ष हमें थोड़ा देख के चलना होगा, ठीक है। बट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है, राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हम न्यूट्रिएंट वैल्यू ऐड कर रहे हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना। मिल्क वाली बात भी मैंने आपको बता दी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने को याद रखना, जैसे डायरेक्ट सीडिंग नहीं आती समझ में एकदम से, लेकिन अब अपने को थोड़ा सा क्लियर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये काफ़ी आधे टाइम समझ में नहीं आता है, यदि एकदम से एग्जाम में आ जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखना। ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक्वापोनिक्स में हम लोग एक्वा से वाटर वर्ड को तो निकाल रहे हैं, समझ में आ गई बात, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि हम पानी में, लोग कहते हैं अरे पानी में खेती लगा दी, फसल लगा दी, सब अच्छी बात है, फिशेस की कोई बात नहीं करता इसमें एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना एक्वापोनिक्स ये एक ऐसी इमर्जिंग टेक्निक्स है जहाँ पर फिशेस एज वेल एज प्लांट साथ में लगाए जा रहे हैं। फिशेस को लगाना और प्लांट को लगाना मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहाँ फिश जो है उसका भी इन्वॉल्वमेंट है। कैसे, समझ लेते हैं। एक पहले तो वाटर टैंक लिया आपने, उस पानी के टैंक को यदि आप देखें तो उसमें फिशेज आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। अब उस फिशेज को आपने जो है पहले तो फीड करवाया कि भाई जो है उसको भोजन दिलवाया आपने, बिल्कुल। अब भोजन दिलाने के साथ साथ जो है भोजन करेगी सर वो, और इसका जो है वेस्ट मटेरियल निकलेगा पानी में पूरा फिश का वेस्ट आ जाएगा। अब जो है एक पंप से उस पानी को जो है जनरली हम कहाँ भेजेंगे, जहाँ पर प्लांट्स लगे हैं। अच्छा, कुछ इंप्योरिटीज पंप निकाल देता है, लेकिन जैसे नाइट्रेट्स वगैरह जो एज अ फर्टिलाइजर पॉइंट ऑफ व्यू, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, वो कहाँ से है, फिश के जो एक्सक्रीशन है, मतलब जो फिश का जो वेस्ट है वहाँ से निकल गया है। तो उसको हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब उसको यदि हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग फिर यूज़ कहाँ करेंगे, प्लांट्स वगैरह में। वहाँ आपने उसको पानी को जो है भेज दिया, यहाँ का पानी यहाँ चला गया। तो जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उस पानी में वो प्लांट ले लेगा। जैसे नाइट्रेट्स तो ले सकता है, तो नाइट्रेट्स जो है उस पौधे ने ले लिए, और फिर वो पानी एक तरह से इनडायरेक्टली जो भी नाइट्रेट्स वगैरह निकलने के बाद वो वापस आप उसको जो है क्लीन वाटर जो है वापस एक टैंक में फिलअप कर लोगे, और वही पानी फिर वापस रिसाइकल होकर इधर चला जाएगा फिश वाले। उसमें पानी का यूज़ भी हो रहा है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल लेना था वो भी ले लिया इन्होंने, कुछ इम्प्योरिटीज़ हटानी थी वो भी पंप से आपने हटा ली, और उसके बाद में जो है पानी को आगे भेज दिया हमने। तो एक तरीका है। तो एक्वापोनिक्स से क्या सीखने को मिलता है कि आप खेती तो कर ही रहे हैं पानी वाली, लेकिन साथ में फिशेस का भी रोल है। फिशेस का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एक तरह से कहाँ जा रहा है, आपको पौधों के पास जा रहा है, नाइट्रेट्स ले रहे हैं वो, उसके बाद पानी को यहाँ भेजा आपने, ये सर्कल। तो कई बार हमें पता नहीं होती हैं चीज़ें, लेकिन ध्यान रखना एक्वापोनिक्स ये भी एक इमर्जेंट टेक्निक्स है जिसको हमें याद रखना है, जिसमें बोथ फिशेज एज वेल एज प्लांट्स दोनों पर इसमें काम करने की स्थिति है, ठीक है। मतलब एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है, मतलब जहाँ फिश और प्लांट को दोनों को ग्रो कर सकते हैं आप सर, क्योंकि फिश का जो वेस्ट है वो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है, ठीक है, और वो जो फर्टिलाइजर है, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फर्टिगेशन। क्या क्या पढ़ लिया, ध्यान रखना। एक तो जो है डायरेक्ट सीडिंग टेक्निक्स, जो डायरेक्ट सीडिंग में हमने देखा कि कैसे जो है राइस को हम लोग लगा रहे हैं डायरेक्ट, बाओधान, फोर्टिफाइड राइस, एक्स्ट्रा एडिशन करना, उसके बाद में एक्वापोनिक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या है, फर्टिगेशन एक मेथड है डायरेक्ट फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का। जनरली यदि आप लोग देखें ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से। अब ये क्या है भाई, सिंपल सी बात है, आपको मैं कहूँ कि आपको जो है इतना सा फर्टिलाइज़र दे दिया है मैंने, देखो ये चीज़ देखो, ये पौधा लगा है और ये एक पाइप लगा है और उसमें एक छिद्र है और वहाँ से पानी निकल रहा है। ड्रिप इरिगेशन नाम सुना है ना आपने। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि पूरे खेत में जो है हर पौधे के पास एक छोटा सा पाइप पहुँच जाता है, उसमें होल होते हैं और पानी बूंद बूंद, जो टपक सिंचाई है उसको कह रहे हैं हम लोग। अब पानी तो हमें मालूम है, पानी इसको आप ये कह सकते हो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा जो वेस्ट हो रहा था वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी जा रहा है। नहीं तो पहले हम पंप सेट से तो बहुत कहीं भी कितना ही पानी दे सकते थे, पर अब इसमें जहाँ ज़रूरत है वहाँ जा रहा है, तो पानी दे रहे हैं। तो क्यों ना फर्टिलाइज़र को लिक्विड बना के इसी पाइप के थ्रू छोड़ दिया जाए, तो जहाँ पौधे का जो जहाँ लगा हुआ है वहीं पर फर्टिलाइज़र भी जाएगा, बाकी जगह जहाँ नहीं है वहाँ फर्टिलाइज़र देके करूँगा क्या। नहीं तो पहले क्या होता था, छिड़काव कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का, जो खाद होता था हम उसको ऐसे छिड़काव कर देते थे, तो जहाँ पौधा नहीं लगा है वहाँ भी जा रहा था, वो वेस्ट हो रहा है। तो फर्टिगेशन कीवर्ड है। फर्टिगेशन एक ऐसा मेथड है फर्टिलाइज़र लगाने का, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन करने का या फर्टिलाइज़र डालने का, जहाँ पर आप क्या करते हैं, ड्रिप सिस्टम में बनाते हैं, मतलब लिक्विड बना के उसको ड्रिप द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इरिगेशन के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, मतलब एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है। उसके बाद में आप ये कह सकते हैं कि इसके एडवांटेज तो न्यूट्रिएंट और वाटर साथ में आप दे सकते हो जहाँ ज़रूरत है वहीं पर। और सर आप फर्टिलाइज़र यूज़ की जो एफिशिएंसी देखोगे 80 से 90% तक बढ़े, मतलब वेस्ट नहीं हो रहा है, जो डाल रहा है वो यूज़ हो रहा है। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। सो यूरिया है, पोटाश है, जो हाईली वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स है ना, आप फर्टिगेशन के थ्रू बिल्कुल आसान तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
तो फर्टिगेशन क्या है? लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना, ड्रिप इरीगेशन का इस्तेमाल करना एक अच्छा बेनिफिट वाला तरीका है। इस नज़रिए से इसको पढ़ना, आंसर आपके सही होने लगेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, फर्टिगेशन, एक्वापोनिक्स, फूड फोर्टिफिकेशन या राइस फोर्टिफिकेशन, बावधान, और ये है डायरेक्ट सीडिंग मेथड। ये 5 टॉपिक थे जिसको हमें पढ़ना था। आगे अभी फिर एक नेक्स्ट क्लास में आपको और जो है मैं दूसरे लेसन या दूसरे टॉपिक ज़रूर बता दूंगा। आप लोग यू कैन यूज़ द कोड SGYT लाइव, और इससे इस समय आप डायरेक्ट 20% डिस्काउंट ले सकते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच।